सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था PYQs ऑफ 2022 बायोलॉजी के। आज हम फिज़िक्स के डिस्कस करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगी। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको कोई ना कोई कॉन्सेप्ट अगर नहीं आता होगा तो क्वेश्चन के थ्रू क्लियर हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करना वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बायसिंग ऑफ फॉलोइंग डायोड इज़। अब स्टूडेंट्स मैं इंग्लिश मीडियम में रीड करूँगी, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी के क्वेश्चन को साथ साथ में देख सकते हैं, ठीक है। बायसिंग जो होती है, इसमें जो डायग्राम आपको दे रखा है आपको बताना है कि ये कौन सी बायसिंग है। सो ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कौन सी बायसिंग है। ऑप्शन बी रिवर्स बायसिंग हो गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, ए चार्ज पार्टिकल मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड प्रोड्यूस। एक चार्ज पार्टिकल जो कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो क्या क्या प्रोड्यूस करेगा। सो ऑप्शन फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, मैग्नेटिक फील्ड ओनली, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो आपको पता होगा, आपने ये पढ़ा होगा कि जो होता है वो अगर पार्टिकल मूव करता है तो वो दोनों ही फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ये फील्ड्स होते हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तो आपको पता है रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सर्टिंग अ फोर्स, और जो अदर चार्ज पार्टिकल होते हैं उसके लिए। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अफेक्ट करता है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल को और इंड्यूस करता है इलेक्ट्रिक करंट उसके नियर बाय, मतलब कंडक्टर के अंदर नियर बाय। तो जो अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से तो वो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है एंगल ऑफ डिप एट 0 डिग्री इज 0 डिग्री एट। सो ऑप्शन फर्स्ट इज मैग्नेटिक इक्वेटर, सेकंड इज मैग्नेटिक पोल, जियोग्राफिकल पोल्स, या फिर जियोग्राफिकल इक्वेटर। अगर हम बात करें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, आपको पता है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होती है वो लाइन क्या होती है, एक दूसरे से पैरेलल होती है ना। तो फिर वो पैरेलल होती है तो साथ में क्या होता है, जो इक्वेटर होता है वहाँ पे ये जो एंगल बनाती है वो ज़ीरो बनाती है, ठीक है। और इंक्लाइन नहीं होती है, टिल्ट नहीं होती है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन जो होगा वो होगा मैग्नेटिक इक्वेटर। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आफ्टर दैट द डिस्प्लेसमेंट करंट इज़। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला आपको बताना है, तो फॉर्मूला देखते हैं। एप्सिलॉन नोट डी टी बाय डी एप्सिलॉन ई। तो ये ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन या डी, ऑप्शन जिसको भी आप पता है आप मार्क करते रहिए साथ साथ में लाइव चैट में, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। सो ऑप्शन कौन सा इसके अंदर आपको करेक्ट बताना है। सो फर्स्ट तो हम देखते हैं सही नहीं लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यूज़ है ऊपर नीचे दी हुई है फॉर्मूले की। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर फोर्थ क्वेश्चन। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज्ड टू स्टरलाइज मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। सो इसमें आपको बताना है कि ऐसी कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसको हम यूज़ करते हैं जो स्टरलाइज़र टेक्निक्स होती है मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में। मैं आपको बता दूं, जैसे आप बीएससी नर्सिंग में आओगे तो माइक्रोबायोलॉजी का आपका सब्जेक्ट होगा, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि स्टरलाइजेशन क्या होता है। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम आर्टिकल्स को एकदम क्लीन करते हैं ताकि उस पर कोई बैक्टीरिया वगैरह ना रहे। तो उसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम यूवी रेडिएशन का जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज़ करते हैं ताकि जो भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी पैथोजन वहाँ हो तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6। अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं
द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन एक्साइटेड हाइड्रोजन इज 2h/2 एज पर बोर्ड्स थ्योरी इट्स एनर्जी विल बी। तो जो एंगुलर मोमेंटम है एक्साइटेड हाइड्रोजन का वो क्या दिया हुआ है, 2h/2 दिया हुआ है। तो इन्होंने पूछा है कि जो बोर्ड थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड थ्योरी इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी। तो एनर्जी आपको निकालनी आती होगी स्टूडेंट्स, बहुत ईजी। सो स्टूडेंट्स जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, L = NH, है ना, यहाँ इसके ऊपर बार होता है, ठीक है। ये जो है ये किसका, एज बोर्ड्स थ्योरी, जो हाइड्रोजन एटम की जो इस बोर्ड थ्योरी है उसके अंदर जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का, उसको हमने बोर्ड ने क्या किया, क्वांटाइज किया, ठीक है। जहाँ पे ये जो L है ये क्या है, आपका एंगुलर मोमेंटम होता है। N यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। और ये जो H बार है ये क्या होता है, ये रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है h/2 ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में हमें एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू दी हुई है 2h/2 है ना। तो हम इसको इक्वेट कर देंगे 2h/2 इज इक्वल टू NH बार, ठीक है, ये कर देंगे। तो अब होगा क्या स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू तो हमें दी हुई थी क्वेश्चन में ही 2h/2। अब क्या करेंगे, कैंसलिंग आउट कर देंगे h बार को बोथ साइड से। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 2h/2 इज इक्वल टू NH आ जाएगा, ठीक है। वेट अ मिनट। सो स्टूडेंट्स आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि जो h बार है इसका फॉर्मूला होता है h/2। तो h/2 इसको हम लिख सकते हैं। तो ये h बार हो गया, h बार से h बार हम कैंसिल कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। n क्या था आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n की वैल्यू आपकी आ गई 2। तो अब क्या होगा, सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 2। तो जो बोर्ड थ्योरी है इस उसका जो फॉर्मूला होता है एनर्जी के लिए वो क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 6 है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर n² होता है। सब्सटीट्यूट कर देते हैं n इसकी इक्वेशन में, तो n की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी अगर हम लिखते हैं डिवाइड है ये अपॉन में n², ठीक है। तो अगर आप इसको इसके अंदर रखते हैं फॉर्मूले के अंदर, 13.6 अपॉन में 2 की स्क्वायर हो गया 4। तो अगर इसका अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है वो माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। सो जो ऑप्शन 6 है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। सो 6 ऑप्शन इज सॉरी, जो 6 का आंसर है वो कौन सा हो गया, ये वाला हो गया सेकंड। सो सेकंड इज करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं स्टूडेंट्स। सो द आउटपुट ऑफ XOR गेट इज 1 इफ, इसका मतलब है कि जो आउटपुट है जोर गेट का 1 कब होगा, जब इनपुट क्या होगा 1 होगा, या फिर बोथ इनपुट आर 0, या फिर 1 इनपुट इज 0 एंड अदर इज 1, और D है नेवर। तो 7 का जो आंसर होगा वो C होगा, 1 इनपुट इज 0, जब एक इनपुट क्या होगा 0 होगा और अदर क्या होगा 1 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि क्या होता है जो आउटपुट होता है जोर गेट का वो क्या होता है 1 होता है, जब इनपुट क्या हो डिफरेंट हो, मतलब कि 1 इनपुट इज़ 1 एंड जो अदर होगा वो 0 होगा, मतलब कि जो इनपुट होगा जोर गेट का वो क्या है, कॉम्बिनेशन है 0 का और 1 का। एक्सेप्ट क्या होगा, जब बोथ इनपुट क्या होंगे सेम होंगे, चाहे आइदर दोनों ही 0 हो या आइदर दोनों ही 1 हो। तो उस केस में जो आउटपुट होगा जो जोर गेट है उसका क्या होगा 0 होगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जो आउटपुट है वो 1 कब आएगा, 1 जब आएगा जब इनपुट जो होगा वो 0 होगा, मतलब कि जो डिफरेंट होगा, है ना, और अदर क्या होगा 1 होगा। अगर वो सेम होगा मतलब या तो 0 0 हो या फिर 1 1 हो, तो उस केस के अंदर आंसर क्या आता है आपका 0 आता है इसका जो आउटपुट है, ठीक है स्टूडेंट्स। So next question is the induced EMF in electromagnetic induction depend only on, तो जो EMF होता है induced EMF वो किस पर डिपेंड करता है,
सो आपका फर्स्ट ऑप्शन है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, सेकेंड ऑप्शन इज वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and angle between the conductor and direction of magnetic field, rate of change of associated magnetic flux. तो डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है जो डिपेंड करता है कुछ ही फैक्टर्स पे. एक तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हो गई, साथ में रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स इन कोइल होगा, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है उसका आपको आना चाहिए. जो कंडक्टर की लेंथ है उस पर डिपेंड करता है, या फिर जो नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोइल, इन्हीं चीज़ों पे वो डिपेंड करता है. कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस और कंडक्टर पे वो डिपेंड नहीं करता है. तो ऑप्शन डी जो है वो इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा. आगे बढ़ते हैं. आइडेंटिफाई द ओड वन. इसमें से ऑन द बेसिक ऑफ यूनिट, यूनिट के बेसिस पे इनमें से ओड जो है वो आपको क्या है पता लगाना है. ठीक है, तो सबसे पहले L बाई आर, 1/√LC, √LC एंड RC. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सो बी इज करेक्ट, क्योंकि यही ओड वन है ना, 1/√LC. सो 10 नंबर क्वेश्चन है आपका. व्हाट हैपन व्हेन टू प्लेट्स ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर इज जॉइंड बाय एंड कंडक्टर वायर. का क्या होगा जब क्या एक दो प्लेट जो है चार्ज कैपेसिटर की एक साथ ज्वाइन होगी, तो क्या होगा, पोटेंशियल बिकम इनफाइनाइट. क्या उसका पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जाता है, बिकम इन्फिनिटी. चार्ज बिकम डबल, कैपेसिटर बिकम अनचार्ज. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. कैपेसिटर क्या होगा, अनचार्ज हो जाएगा. द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज. सेंसिटिविटी कब इंक्रीज होगी पोटेंशियोमीटर की? तो ऑप्शन वन इज increase the EMF of a cell in a primary circuit, decrease the EMF of cell in a secondary circuit, या फिर increase the length of the potentiometer wire. ऑप्शन डी इसका है डिक्रीज द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर. तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. पोटेंशियोमीटर की जो लेंथ है वायर की वो ही इंक्रीज होगी.